अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है माइटोसिस। माइटोसिस के बारे में हमने पहले जनरल डिस्कस किया था कि टाइप ऑफ डिवीजन है। आज हम डिटेल में देखते हैं कि कैसे एक सेल डिवाइड होता है। माइटोसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक पेरेंट सेल, फॉर एग्जांपल दिस इज वन पेरेंट सेल, डिवाइड हो रहा है किसमें, दो डॉटर सेल्स में। क्लियर हो गया। माइटोसिस मेनली सोमेटिक सेल्स में होता है। और दूसरी चीज आ जाती है कि माइटोसिस में पेरेंट सेल के पास जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, बनने वाले डॉटर सेल के पास भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। फॉर एग्जांपल अगर पेरेंट सेल के पास डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं तो बनने वाले दोनों डॉटर सेल्स के पास क्या होंगे, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, माइटोसिस कहते हैं। माइटोसिस फर्दर कंसिस्ट करता है प्रोफेज पे, मेटाफेज पे, एनाफेज में, टीलोफेज में। ये कुछ स्टेजेस हैं जो कि क्या हैं, किसके हैं, माइटोसिस के हैं। फर्स्ट फेज की तरफ आते हैं, प्रोफेज। प्रोफेज फर्दर तीन फेजेस में डिवाइड है। एक आ जाता है अर्ली प्रोफेज, सेकंड आ जाता है मिडल प्रोफेज एंड थर्ड आ जाता है लेट प्रोफेज। अब ये जो पूरा प्रोसेस है ये क्या है, अर्ली प्रोफेज है। अर्ली प्रोफेज में क्या होता है कि माइटोसिस जो है वो अपने आप को तैयार करने लग जाता है, किसके लिए, डिवीजन के लिए। और उसमें सेकंड काम क्या होता है कि क्रोमोसोम की कंडेंसेशन होती है। क्रोमोसोम पहले लॉन्ग इन साइज होते हैं, लेकिन उसके बाद वो क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, सुकड़ जाते हैं। क्लियर हो गया। ये किस में हो रहा होता है, अर्ली प्रोफेज में। इसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट मिडल प्रोफेज। मिडल प्रोफेज में जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियर के अंदर न्यूक्लियर एनवेलप जितना भी था, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस था, न्यूक्लियोलस था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, वो सारा क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। सिर्फ सेल में क्या रह जाता है, एक सेल की आउटर वॉल रह जाती है, सेल वॉल रह जाती है, और अंदर उसके क्रोमोसोम्स और सेंट्रियोल्स रह जाते हैं। ठीक हो गया। और थर्ड फेज आ जाता है हमारे पास प्रोफेज, जो कि कौन सा फेज है, लेट प्रोफेज है। एक था अर्ली प्रोफेज जिसमें आपके पास क्रोमोसोम की कंडेंसेशन हुई थी। दूसरा आ जाता है मिडल प्रोफेज जिसमें आपके पास सिर्फ न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो डिसअपीयर हो जाता है। और थर्ड पे आ जाता है लेट प्रोफेज। लेट प्रोफेज में क्या होता है कि जो सेल के पास सेंट्रियोल्स होते हैं, वो सेंट्रियोल्स क्या करते हैं, मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं ऑपोजिट पोल की तरफ। फॉर एग्जांपल याद रखिएगा, एक सेल के पास दो सेंट्रियोल्स होते हैं और डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो वो दोनों सेंट्रियोल्स अब क्या होता है, लेट प्रोफेज में अलग हो जाने लग जाते हैं। एक पोल की तरफ मूव करता है, दूसरा दूसरे पोल की तरफ मूव करता है। दोनों एक दूसरे से इतना दूर जाते हैं कि वो एक दूसरे के आमने सामने आ जाए। फॉर एग्जांपल ये दोनों ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं। ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करते ही याद रखिएगा, इसमें एक और काम ये भी होता है कि ग्रीन फाइबर्स जो आपको नजर आ रहे हैं ना, ये स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, ये एस्ट्रल रेज होती हैं, ये सेंट्रियोल्स के अंदर से निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स को, सेंट्रियोल्स को सराउंड कर देता है। और जब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर सेंट्रियोल को सराउंड करता है तो एक स्टार लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ये अब आपको नजर आ रहा है, एक स्टार लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है दोनों पोल्स पे। ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, एस्टर्स कहते हैं। तो क्या हुआ कि लेट प्रोफेज में सेंट्रियोल पहले ऑपोजिट पोल की तरफ मूव हुए, और ऑपोजिट पोल की तरफ मूव होने के बाद उनमें से स्पिंडल फाइबर्स निकलना स्टार्ट हो गए, और ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, एस्टर्स कहते हैं, यानी कि एस्टर्स की फॉर्मेशन। तो यहाँ पे प्रोफेज कंप्लीट हो गया। अगर हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें तो ये पूरा प्रोफेज है जिसमें क्या हुआ, क्रोमोसोम्स की कंडेंसेशन भी होगी, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सारा डिसअपीयर हो गया, और सेंट्रियोल ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे। क्लियर हो गया। और यहाँ पे एक और काम भी होगा। आपको मैंने शुरू में तो ये कहा कि डीएनए जो है, क्रोमोसोम्स जो है वो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो यहाँ पे अब क्या होगा, क्रोमोसोम की कॉपी बनेंगी, और कॉपी बनने के बाद क्या होगा, यहाँ पे 4 क्रोमोसोम्स जो हैं वो आ जाएंगे। क्लियर हो गया। ये अब आपको लास्ट में पता चलेगा कि 4 क्रोमोसोम्स की यहाँ पे फॉर्मेशन क्यों हुई है, लेकिन आप याद रखिएगा कि यहाँ पे डीएनए की क्रोमोसोम की कॉपी बनना स्टार्ट हुई है, और एज अ रिजल्ट 4 क्रोमोसोम्स कन्वर्ट हो गए। ये पूरा एक स्ट्रक्चर आ जाता है जिसमें शो किया हुआ ये स्पिंडल फाइबर्स हैं जो कि सेंट्रियोल से निकल रहे हैं। ये एस्ट्रल स्ट्रक्चर है, ये अंदर सेंट्रियोल्स आ जाते हैं। अब हम क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर की तरफ आ जाते हैं। ठीक हो गया। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो क्रोमोसोम के अंदर सेंट्रल जो ये सर्कुलर स्ट्रक्चर है, ये इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। और ये जो आउटर 4 लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर्स हैं हर क्रोमोसोम के पास, इनको हम क्रोमाटिड्स कहते हैं या सिस्टर क्रोमाटिड्स कहते हैं। क्लियर हो गया। ये पूरा प्रोफेज है। अब आ जाता है हम मेटाफेज की तरफ। मेटाफेज में एक काम ये होता है कि वो जो एस्टर्स थे उनमें से जो फाइबर्स निकल रहे थे ना, वो लॉन्गिट्यूडनल हो जाते हैं। ठीक हो गया। उनका साइज इंक्रीज होने लग जाता है, उनकी लेंथ इंक्रीज होने लग जाती है। और जैसे ही उनकी लेंथ इंक्रीज होती है तो वो जितने भी क्रोमोसोम्स बने थे ना आपके पास कॉपीज, उन सबको अरेंज कर देती है कि इसमें
एक सेल के सेंट्रल में एक प्लेट बना देती है, एक सीक्वेंस में इक्वेटोरियल प्लेट जैसे हम कहते हैं ना, आपको पता है इक्वेटोरियल प्लेट क्या होती है, हमारे पूरे अर्थ की जो सेंट्रल प्लेट होती है उसे हम इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होता है, पूरे सेल के सेंटर में एक प्लेट बन जाती है जो कि किसकी होती है, क्रोमोसोम्स की होती है। इन क्रोमोसोम्स को किसने अपने एक सीक्वेंस में अरेंज किया हुआ है, इन स्पिंडल फाइबर्स ने। इस प्लेट को हम क्या कहते हैं, मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं। मेटाफेज में याद रखिएगा सिर्फ इस मेटाफेजिक प्लेट की फॉर्मेशन होती है। क्लियर हो गया। ये अब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि ये भी एक मेटाफेजिक प्लेट बनी हुई है, ये एस्ट्रल स्ट्रक्चर है, एस्टर्स हैं, और यहाँ पे ये मेटाफेजिक प्लेट बनी हुई है। यहाँ पे भी ये ग्रीन जो है वो स्पिंडल फाइबर्स हैं जिन्होंने जो अटैच हुए हैं किसके साथ, इस मेटाफेजिक प्लेट के साथ। और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, मेटाफेजिक प्लेट बनी है। ये एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है किसकी, मेटाफेज की। तो यहाँ पे हमारा मेटाफेज कंप्लीट हो गया।